नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हो, शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत आधुनिक काल में गद्य विधाओं का विकास पढ़ने के बाद हम इसका कविता विधा का विकास पढ़ रहे हैं या पद्य का विकास पढ़ रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हम प्रथम उत्थान को पढ़ रहे हैं। जो पुरानी धारा के कवि हुए वो ही उन्होंने नई धारा के कवियों में भी शुक्ल ने उसको स्थान दिया है। अर्थात जो उनकी कविता पुरानी परिपाटी की थी, जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग था, प्राचीन जिस शैली पे रचना होती थी उसी आधार पे उन्होंने जो रचनाएं की थी उनको शुक्ल ने लिया पुरानी धारा के अंतर्गत। लेकिन इन्हीं कवियों ने कुछ नई धारा की कविता भी की थी, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया। यह जो नए आधुनिक काल की विशेषताएं थी उनको लेकर जो इन्होंने कविता साहित्य रचा, उसको उन्होंने नई धारा के अंतर्गत लिया है। तो इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास की कविता का और अन्य कवियों का, और उसके बाद हम द्वितीय उत्थान में आधुनिक काल की अन्य कविताओं का और कवियों का अध्ययन करेंगे जो कि बाद में आए हैं। मूलतः जो कवि मैंने कल की कक्षा में आपको पढ़ाए थे वो भारतेंदु युग के ही हैं। उसी में पंडित अंबिका दत्त व्यास के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, व्यास जी ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएं रची हैं जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद भी आजमाइश के लिए बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद ही लिया था। भारतेंदु के सहयोगियों की बात समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किया। ध्यान देने योग्य बात है कि अब तक हम किनको पढ़ रहे थे, भले ही हम नई कविता के कवियों को पढ़ रहे थे, पर भारतेंदु कालीन या भारतेंदु मंडल के कवि ही उन्हें हम कहते हैं। लेकिन आगे कौन से कवि आएंगे जो भारतेंदु जी की मृत्यु के उपरांत 1850 के उपरांत 1875 के बाद मैदान में आए। 1885 सन की मैं बात करूँ, संवत और सन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, तो 1885 के बाद मैदान में आए। अब इन्हें नई धारा के अंतर्गत इसलिए संकलित किया है शुक्ल ने, क्योंकि इनके काव्य की जो भाषा थी और शैली थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन इन्होंने उपस्थित किया। क्या परिवर्तन था, इसको आगे पढ़ेंगे। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रजभाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य तो खड़ी बोली हो गई है और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका था, पर कविता की भाषा अभी ब्रजभाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी में, यह बात कुछ खटक चली। यानी अब धीरे धीरे जैसे ज्ञान की वृद्धि हो रही है और अन्य भाषाओं का अनुदित साहित्य पढ़ रहे हैं, नए नए लेखक इस क्षेत्र में आ रहे हैं, गद्य का लेखन खूब विकसित हो चुका है, तब यह बात खटकने लगी कि कविता हम दूसरी भाषा में लिखते हैं और गद्य दूसरी भाषा में। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नामक एक कविता खड़ी बोली में फारसी छंद में लिखी थी। कविता इस ढंग की थी। अब यह एक स्पेशल कविता है क्योंकि बाकी कविता उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी है, लेकिन कौन सा भारतेंदु ने कौन सा अपना ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा, तो उसका सही उत्तर होगा दशरथ विलाप। और कविता का उदाहरण यदि पूछ लिया जाए तो आपको ये उसमें लिखना है, कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह कविता राजर्षि प्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया था। खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात न थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सदुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। इंशाअल्लाह खां ने अपनी कहानी रानी केतकी की इंशा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरीदास हुए। नागरीदास तथा उनके पीछे होने वाले कुछ कृष्ण भक्तों के इश्क की फारसी पदावली और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरीदास के इश्क चमन का एक दोहा है,
कोई ना पहुंचा वहां आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। पीछे नजीर अकबराबादी ने कृष्ण लीला संबंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखे। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। पद्यों के नमूने देखिए। यारो सुनो ये दधके लुटैये का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैये का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन में ग्वाल गावे चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। वहाँ कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही, और आप इसे झट गेंद डंडा उस काली देह में फेंक दई। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन, जिसुमत दैया की। रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो कैसे अकबराबादी, नजीर अकबराबादी ने यह लिखा है। लखनऊ के शाह कुंदन लाल और फुंदन लाल ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हुए, जिनका रचना काल संवत 1913 और 1930 के बीच समझना चाहिए। उन्होंने और कृष्ण भक्तों के समान ब्रज भाषा के अनेक पद्य तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई झूलना छंद भी लिखे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, झूलना छंद नई चीज आपको सुनने को मिली है। झूलना छंद कैसे है? जंगल अब रमते हैं, दिलबस्ती से घबराता है, मानुष गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है। चाक गरेवा करके दमदम आहें भरना आता है, ललित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खिलाता है ना। झूलना छंद। और वो जो पहले पढ़ा था उसमें क्या था? गजल जैसी मनमौजी सूफी भक्त थे, है ना। हल्का सा गजल, क्या क्या कहूँ मैं कन्हैया का बालपन। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। हल्की सी गजल की बुआई। और यहाँ देखिए आप, है ना। इसके उपरांत ही लावनी बाजों का समय आता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा साहित्यिक चीजें न होकर कैसी जो लोक भाषा के करीब, जैसे गजलों में भी ऐसी गजलें लिखी जाने लगी, कृष्ण भक्ति से संबंधित झूलना छंद लिखे जा रहे हैं। अभी ये भी तो हमने पढ़ा था ना, कोई ना पहुंचा वहां आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। शुक्ल जी यहाँ क्या दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो हम आधुनिक काल की ये रश्मि रथी, अंधा युग, ये सब चीजें बहुत बात की बात है। ये हम प्रारंभिक पद्य, प्रारंभिक कविता को पढ़ रहे हैं कि कविता का जो विकास है खड़ी बोली में किस प्रकार आया। ब्रज भाषा से जब कविता खड़ी बोली के तरफ गई तो उसके बीच में क्या क्या हुआ। और भी तो परिवर्तन, ऐसा तो है नहीं कि आज तक सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के ब्रज भाषा में लिख रहे हैं और रात को सोए और सुबह उठ के सबने खड़ी बोली में लिखना लग दिया। ऐसा तो नहीं होता ना। हम शुरू से ये जानते हैं कि जो भी परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है। तो उसके बीच में काफी कुछ लिखा गया, वो उसकी जो झलक है वो शुक्ल जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि पूरा जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, पूरी पुस्तक प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध है। आप वहां से इसको पूरा पढ़िए। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को कंप्लीट करती है। तो अपने सिलेबस के अनुसार आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो भी नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आपके सिलेबस में है चैनल पे उपलब्ध है। आप पूरे पढ़ के वहां से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ नेट परीक्षा के पुराने पेपर पढ़िए। और शुक्ल की इस पुस्तक को पढ़ने से हिंदी साहित्य का पढ़ने से पूर्व हिंदी साहित्य का सरल संक्षिप्त छोटी सी पुस्तक है, नोट्स के फॉर्म में चैनल पे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, वो भी पढ़ लीजिए। और जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो भी शुक्ल के साथ साथ पढ़ लीजिए। जो पहली बार हिंदी को शुरू कर रहे हैं वो पहले सरल इतिहास पढ़ें, उसके बाद शुक्ल को शुरू करें। और जो विद्यार्थी पहले से हिंदी को पढ़ रहे हैं वो शुक्ल के साथ साथ उस पुस्तक को भी अवश्य पढ़ें। अब मैंने, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, तो इसी पन्ने पे से 8 जुलाई 2018 के पेपर में प्रश्न पूछे थे। मैं पहले भी आपसे कह रही हूँ कि शुक्ल की पुस्तक में छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। परीक्षक आपसे कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा ये आप भी नहीं जानते। विशेषता मैंने ये देखी है कि शुक्ल की पुस्तक में जो प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ नया पूछ रहा है। यानी ये तो निश्चित है कि जो नेट का पेपर बनाने जा रहा है, जो भी परीक्षक बनाता है, वो शुक्ल की पुस्तक को अपने पास में रखता है, उसको पढ़ता है, और जो बात उसे अच्छी लगती है, जैसे लगता है कि विद्यार्थियों ने ये छोड़ दिया होगा, शायद ये इतने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, उसको वो रख देता है।
ताकि सारे विद्यार्थी हिंदी का, ऐसा लगता है ना कि जैसे कसम खा के बैठा है कि हम तुम्हें JRF लेने ही नहीं देंगे, है ना। तो हम भी फिर ये प्रण करते हैं कि हम शुक्ल की पुस्तक को इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार अपने फ़ोन में सुनेंगे। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब मैंने पूरी पुस्तक आपको चैनल पे उपलब्ध करवा दी है, तो आप ये बहाना भी नहीं लगा सकते कि शुक्ल बहुत कठिन है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, घर के कार्यों से टाइम नहीं मिलता, जॉब की वजह। भाई मत नहीं मिले टाइम, कोई बात नहीं, पूरी पुस्तक मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ना। वीडियोस को सुनिए, बार बार सुनिए, और इतना सुनिए कि वो इतना अच्छा रिजल्ट होना चाहिए JRF का, परीक्षक भी घबरा जाए कि मैंने इतना कठिन प्रश्न बनाया था, इन्होंने आखिर उत्तर दे कैसे दिया। ठीक है, तो इतना अच्छा हम पढ़ेंगे, न केवल पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी रखेंगे। ये तभी होगा जब आप इसको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ी और फिर पढ़ के छोड़ दिया, अब आपका पेपर की डेट आ रही है, अब आप शुक्ल की पुस्तक को पढ़ने, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पढ़िए, 1 महीने बाद फिर पढ़िए, और जब तक परीक्षा नहीं होती इसको रिपीट करते रहिए। इसके साथ जो कुछ अन्य पढ़ना है वो अलग से पढ़ते रहिए। फर्स्ट पेपर की तैयारी करिए, अन्य चीज़ें पढ़िए, पर ये प्रण कर लीजिए कि प्रतिदिन शुक्ल का एक वीडियो हमें सुनना ही सुनना है। कुछ तो याद होगा ना। और इतनी बड़ी पुस्तक को, थोड़ी सी कठिन भी है, जो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा उपयोगी दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, मैं TGT PGT के लिए आप मेरे से पूछोगे तो मैं कह दूंगी कि ठीक है चलिए, TGT के लिए आप शुक्ल को नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, 2nd ग्रेड में शुक्ल पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन जब बात नेट JRF की होगी तो इसको नहीं छोड़ सकते। मैं ये उदाहरण से स्पष्ट कर चुकी हूँ। 13 नवंबर 2020 को जो पेपर आयोजित हुआ है, चैनल पे मैंने विश्लेषण सहित प्रस्तुत किया है, प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है कि शुक्ल की पुस्तक क्यों पढ़नी है। तो पेपर जरूर देख लीजिएगा, लास्ट वाला, ताकि आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी हो जाए। अभी आपने दी हो परीक्षा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जरूर देखिएगा। आते हैं अपनी कक्षा पे, है ना। इसके उपरांत ही लावनीबाजों का समय आता है। कहते हैं मिर्जापुर के तुकनगिरी गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञान उपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली ही रहती थी। तो कनगिरी के 2 शिष्य रिसालगिरी और देवी सिंह प्रसिद्ध लावनीबाज हुए, जिनके आगे चलकर 2 प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी अखाड़े हो गए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। बड़े तुर्रम खां बने फिरते हो, सुनी है आपने ये बात? तो कहीं ना कहाँ से निकले ये शब्द? ये लगभग यहीं से निकलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से तो पुनः सुन लीजिएगा। ठीक है, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना और उनका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम को लेकर चलता था। क्या है तुर्रा और कलगी? आप इससे पहले जानते थे क्या? कितने लोग आज की कक्षा से पहले तुर्रा और कलगी को जानते थे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं है। अब परीक्षक ऐसे ही प्रश्न पूछेगा जो आपको सामान्यतः सभी गाइडों में मिल जाएंगे। उन प्रश्नों को नेट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। उन प्रश्नों की संख्या बस 8-10 होती है जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, PGT में भी पूछे जाते हैं, TGT में भी पूछ लेते हैं। जैसे कि शरत आवारा मसीहा किसकी जीवन कृति है ना। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगातार रिपीट होता रहता है। ऐसे बहुत सारे हैं ना। लेकिन ये जो प्रश्न है, इनका जो स्तर है वो वाकई असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है। तो क्या होता है तुर्रा, वापस से समझ लेते हैं ना। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी नहीं है, समझना जरूरी है। मिर्जापुर के तुकनगिरी गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली ही रहती थी, है ना। तुकनगिरी के 2 शिष्य हुए रिसालगिरी और देवी सिंह, प्रसिद्ध लावनीबाज हुए, जिन्होंने आगे चलकर 2 परस्पर प्रतिद्वंदी अखाड़े चलाए या उनके हो गए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, रिसाल तुर्रा, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना कहलाया और उनका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम को लेकर चलता था। तुर्रे में क्या बात होती थी? ब्रह्म ज्ञान। और कलगी में क्या बात होगी? भक्ति और प्रेम। अब इसको याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप उससे डायरेक्ट कह दें कि वो मैडम ने इसका मतलब, नहीं, ब्रह्म ज्ञान मतलब निर्गुण ब्रह्म, है ना। ब्रह्म ज्ञान निर्गुण। और भक्ति और प्रेम की बात किस में होती है? सगुण में, है ना। आपने गाना, जब भ्रमर गीत, सूरदास का जब हम प्रसंग भ्रमर गीत पढ़ते हैं तो उद्धव गोपी का संवाद है, वहां क्या होता है?
उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, मतलब उद्धव जी, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। उद्धव जी क्या समझते थे अपने आप को? बड़ा 30 मार का तुर्रम खां समझते थे। सामान्य जब कोई ज्यादा बनता है तो उसे कहते हैं ना, ज्यादा अपने आप को 30 मार खां समझता है। यह क्या कहते हैं? ज्यादा तुर्रम खान समझता है अपने आप को, बड़ा तुर्रम खान समझता है। तो वो तुर्रम खान कौन समझते थे? उद्धव जी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आ जाए कि तुर्रा के अंतर्गत रहता था ब्रह्म ज्ञान, प्रेम, भक्ति, और भी उसमें एक ऑप्शन कुछ भी दे सकता है वो, है ना, श्रद्धा मान लीजिए, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उद्धव जी अपने आप, ये ट्रिक है, उद्धव अपने आप को, ये तो आप सभी जानते हैं कि उद्धव ने निर्गुण ज्ञान का समर्थन किया, उपदेश देना चाहता था गोपियों को, और गोपियां किस में लीन थी? कृष्ण की भक्ति और प्रेम में लीन थी। तो अब वो क्या कहती है? तुर्रा। एक अगर आप पढ़े भी तो कलगी, कलगी कैसा स्त्रीवाचक आपको लग रहा है ना, कलगी स्त्री का सा नाम, तुर्रा पुरुष का सा नाम आ रहा है। तो पुरुष कौन है? उद्धव। वो क्या अपने को तुर्रम खान समझते थे, ब्रह्म ज्ञान देने चले थे, लेकिन जो कलगी थी, जो गोपियां थी, उन्होंने क्या, वो प्रेम और भक्ति को आधार मानकर चली। तो लावनीबाजों में इस तरीके से बस याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लावनीबाजों में काशीगिरी उपनाम बनारसी का बड़ा नाम हुआ। लावनियों के पीछे उर्दू के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। पूछा था ना जी, अभी पूछा था, ख्याल गायकी कहीं की प्रसिद्ध है ना, ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा आए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के 2-4 कवित्ते और सवैये रच दिया करते थे। उधर लावनीबाज और ख्यालबाज को भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाना गाया करते थे। इसी प्रकार खड़ी बोली का 3 छंद प्रणालियां उस समय लोगों के सामने थी, जिस समय भारतेंदु के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया। कौन कौन सी थी? पहली थी हिंदी के कवित्ता और सवैयों की प्रणाली, दूसरी थी उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग, हाँ, दूसरी थी उर्दू छंदों की प्रणाली, और तीसरी थी लावनी का ढंग। 3 प्रकार की रचना होती। एक तो ऐसे कवि थे जो हिंदी में कवित्त सवैये की प्रणाली अपना कर रचनाएं कर रहे थे। फिर आधुनिक काल में दूसरे कवि ऐसे हुए जो उर्दू छंदों की प्रणाली अपना रहे थे, जैसा कि अभी हमने देखा। तीसरा भी जहां हमने ये चीज पढ़ी, लावनी के ढंग पर जो रचनाएं करते, जिसके अंतर्गत ख्याल गायकी और ये सब रचनाएं होने लगी। तो ये बात खत्म हो गई। आगे संवत 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली गद्य में निकाला। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए, एकांतवासी योगी किसका है? श्रीधर पाठक का है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछे जाने वाली रचना। यह भी पूछा जाता है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है, और यह पद भी पूछा गया है 8 जुलाई 2018 को। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुची में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तृणशैया ओ अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। ठीक है, हो गया। अब आगे जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्राण प्यारे की गुणगाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चूके नहीं वह, चाहे मैं ही चुक जाऊं। वो कभी पूरा होता ही नहीं है। उस प्राण प्यारे की क्या गाथा मैं आपको सुनाऊं, मैं चुक जाऊं, मैं पूरा समाप्त हो जाऊं, लेकिन उसकी गाथा कभी समाप्त नहीं होती। भाव कौन सा है? जो तुलसीदास का है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वही भाग है, वही भाव है। गाते गाते चुके नहीं वह, चाहे मैं ही चुक जाऊं। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, और अपने मित्रों के साथ आपको शेयर करना है, नहीं करना, ये सारी चीज़ें अब कहना पुराना हो गया। अब मैं ये सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार हो गए हो, स्वयं ही लाइक और शेयर कर देते हो। ठीक है, और भी कोई संशय हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। इनके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में, देखिए संवत का ध्यान रही, ये हम 1945 की बात नहीं कर रहे हैं, ये संवत है, सन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार नहीं थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। उनकी पोथी में और पद्यों में
के साथ ही पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित शेखर धरन मिश्र, जो ये थोड़ा सा खड़ी बोली आंदोलन को किसने सर्वप्रथम किया था? मुजफ्फर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने। सॉरी अरे भैया गिरो नहीं, टिके रहो भाई। भारतेंदु जी के मित्रों में थे। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता किया करते थे। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वित्तों में खड़ी बोली के कुछ जो है पद्य पहले मिश्र जी ने ही लिखे। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज हो जाती। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा तैयार हो गया, जिसे बगल में दबाए वे जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती जा पहुंचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे। ठीक है, देखिए कैसे सीधे सरल लोग होते थे ना उस समय, कि बस हिंदी का प्रचार करना है। एक और भी ऐसे विद्वान हमने पढ़े थे ना, गौरी शंकर पंडित पढ़े थे ना, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था नागरिक के प्रचार प्रसार में। और ऐसे ही एक विद्वान कौन है? ये अयोध्या प्रसाद जी, बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री। बस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन हिंदी से प्रेम है तो लगे हुए हैं प्रचार प्रसार करने। और अगर कोई बोलने का अवसर नहीं देता सभा में तो गुस्सा होकर चल देते थे, है ना। ऐसे दीवाने लोग ही होते हैं जो कुछ कर जाते हैं। बाकी हमारे जैसे लोग क्या किस में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी? पता है आपको क्या सोचते रहते हैं? कुछ भी काम करने चलो तो पहला ख्याल हमारे क्या आता है? लोग क्या कहेंगे? हाय, कोई भी तो ऐसा करता नहीं है, हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा पागल है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे करते करते भैया एक दिन पूरा जीवन चुक जाता है। न हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतर पाते हैं और ना ही अपने मन की कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। तो लेकिन जो कुछ भी करना चाहते हैं ना आप जिंदगी में, तो जुनून और पागलपन बहुत ज़रूरी है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना। अब होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा जब पढ़ते रहते हैं ना तो ये समझ आने लगती है। ऐसा नहीं है कि इतिहास ग्रंथ कोई बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत कुछ सीखा है। इस शुक्ल की पुस्तक से ही मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं और धीरे धीरे मेरे साथ आप भी सीखेंगे। और इसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ेंगे। जैसे ही कहीं बाहर जाने का अवसर मिलता है मुझे पुस्तकें खरीदने का, मैं लेकर आऊँगी और कुछ बेहतरीन साहित्य पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक, कुछ उपन्यास, प्रतिदिन कुछ पढ़ेंगे। यानी कि सिलेबस का भी पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य को भी पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि ज़िंदगी भी देखिए पढ़ लेना या नौकरी पा लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं खुद मानती हूँ कि आर्थिक रूप से समृद्ध होना या अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सब कुछ नहीं है ना। उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है आत्मा की तुष्टि के लिए, जहाँ आत्मा को संतुष्टि मिले और अच्छा महसूस हो। तो उसके लिए साहित्य सबसे बढ़िया है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध हम पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे, है ना, निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो शुक्ल जी की पुस्तक है इसको हम समाप्त कर लेते हैं। वैसे लगभग समाप्ति की ओर ही है। चलिए अब हम शुरू करेंगे काव्यखंड अर्थात कविता का, पद्य का द्वितीय उत्थान, नई धारा के अंतर्गत द्वितीय उत्थान। सामान्य परिचय का हम पढ़ेंगे। प्रकरण 3 है यह। संवत 1950 से 1975 तक की इसकी समय सीमा मानी है शुक्ल ने। नई धारा द्वितीय उत्थान। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। अभी अभी हमने पढ़ा ना। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, अपितु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किंतु की जगह यहाँ पे चलिए ठीक है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर यानी कुटी बनाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुष के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्री
तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकल अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा परिवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं है, जरूरी नहीं है, वही केवल एक साधन नहीं है ना। देखिए, प्रेम का जो तत्व है वो शाश्वत है, सार्वभौमिक है। प्रत्येक युग में स्त्री पुरुषों ने प्रेम किया, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसका स्वरूप बदल जाए समय के अनुसार, लेकिन प्रेम तो हमेशा ही रहा है ना। और जिसने सच्चा प्रेम कर लिया और पा लिया, उसे मुझे लगता भी नहीं है कि जीवन में किसी और चीज की उसे आकांक्षा रहती हो। लेकिन सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, ये भी अपने आप में गूढ़ प्रश्न है, जिसके उत्तर शायद आज की कक्षा में तो हमारा ये नहीं हो सकता विषय। तो आगे बढ़ाएंगे, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग कैसे पढ़ते हो भाई? आप लोग कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते हो। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि क्या बात आपको कोई अच्छी लगी हो, कोई लाइन, कोई पुस्तक में कुछ क्या सीखा आपने आज की कक्षा में, कुछ कमेंट वमेंट कीजिए ताकि पता चले। वो खैर चलो पढ़ाते हैं। पंडितों की बंधी, तो ऐसी ही एक रचना थी एकांतवासी योगी, ठीक है, तो वो काफी प्रसिद्ध हुई। कहने का तात्पर्य यह है, पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्य धारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप में के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंद कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा, है ना। ऐसा ही तो होता है, जब पंडितों ने बहुत ज्यादा रीति नीति और धार्मिक कर्म कांड को देश में व्याप्त किया तो उसका विरोध हो गया, है ना। और वैसे ही काव्य में जब बहुत ज्यादा आप पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए काव्य रचना करने लगी जाती है, की जाने लगती है, सामान्य जनता के वो समझ में भी नहीं आती, उससे दूर भी हो जाती है, तब क्या होता है, सामान्य जो जनता की बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग काव्य में किया जाता है, क्योंकि जो विशिष्ट काव्य है वो केवल कुछ लोगों को ही समझ में आता है। तो फिर ऐसी साहित्य रचना की जाती है जो सर्वाधिक अधिक लोगों के समझ में आ जाए। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती है। एक गीत में कोई ग्राम बधू अपने वियोग काल दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोलेपन ढंग से कहती है। ग्राम बधू क्या कहती है, जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए पर प्रिय न आया। कितनी सीधी सरल सी बात है कि जो उसने बड़े बड़े भाव को सीधी सी लाइन में व्यक्त कर दिया, यानी कि उसके प्रिय को गए हुए बहुत दिन हो गए और वो उसे याद कर रही है। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियां वही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जब पंडितों की काव्य धारा इस स्वाभाविक भावधारा से विक्षिण पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के स्वरूप में हो, अंध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। थोड़ा सा कठिन हो गया, कुछ लाइनें वापस देखते हैं।
क्या होता है, पंडितों की जो काव्य धारा है, पंडित यानी जो बहुत ज्यादा पांडित्यपूर्ण साहित्य रचा जाता है, बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों को लेकर रचना होने लगती है, वो कृत्रिम लगने लगती है, वो समझ में ही नहीं आती। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस भावधारा की यानी जो सामान्य जन की भावधारा है उसकी ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। कैसे? अभिप्राय यह है कि स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना होता है। यानी उसका सामान्य भाव क्या है, ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या लिखा जाए कि सभी लोगों तक, अधिकतर लोगों के मनों तक आपका साहित्य पहुंचे। जितना आपका साहित्य जितने ज्यादा लोगों के मन तक पहुंचेगा, फिर जितने ज्यादा संप्रदाय तो कहेंगे नहीं, मतलब जितने अलग अलग प्रकृति के लोगों के, यानी आपका साहित्य यदि ऐसा है जैसे बच्चे भी गा रहे हैं, एक बहुत जो बड़ी गायिका है वो भी उससे गाने में, उससे गाने के मान लीजिए आपने कोई पद्य लिखा, उसे एक गायिका भी गा रही है, सामान्य बच्चे खेल रहे हैं वो भी गा रहे हैं, और जो विभिन्न जो कविता के मंच हैं उस पर भी उसका पाठ किया जा रहा है, और आप वर्तमान उससे देखें तो पाठ्य पुस्तक के स्तर पे भी वो पढ़ा जाए। जब ऐसा साहित्य रचा जाएगा तो वो कैसा होगा, वो कालजयी होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जो सॉफ्ट वाला होता है ना, श्रृंगार वाले की मैं बात करूं, अगर उसमें यानी आप ऐसी श्रृंगारिक रचना करते हैं तो फिर उसे क्या समझना चाहिए, नैसर्गिक स्वच्छंदता, टू रोमांटिस, टू टू तो नहीं होना चाहिए, सच्ची का तो होना चाहिए ट्रू, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार होता है ना, है ना। अब जैसे कि एक पद्य है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, है ना, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तो अब इसको कौन है, इसको बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो अपनी भागवत कथा, व्यास जो हैं वो अपनी भागवत कथा में गाने के रूप में गाते हैं, और सामान्य गांव में जब भजन होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं तो महिलाएं भी इसे गाती हैं, और हम और लोग, हम और आप इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या करते हैं, साहित्य के रूप में भी पढ़ लेते हैं पुस्तक में। और ये है तो सूरदास का बड़ा प्रसिद्ध दोहा। तो इसकी पहुंच कहाँ तक है, इसकी पहुंच जन सामान्य के हृदय तक है। तो इसे क्या समझना चाहिए, ट्रू रोमांटिसिज्म समझना चाहिए। अरे भाई, प्रेम की जब हम बात करते हैं ना, है ना, बंदगी तेरे बस में नहीं है, जो एक बार प्रेम रस प्याला पीता है, वो ये जो चढ़ती उतरती है, इसी के जो पद है वो आपको बताती हूँ, जो चढ़ती उतरती है ये वो मस्ती नहीं है। जो चढ़ जाए और उतर जाए वो शराब का नशा नहीं होता। प्रेम का नशा कैसा होता है, बस उसमें तो व्यक्ति दीवाना होकर झूमता रहता है ना, अंदर ही अंदर। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत वैसी बातें होगी। भाई सब कुछ पॉसिबल है, जब हमें सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं है तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं। ये प्रेम थोड़ी ना है कि ये तो एक होता है, व्यापार होता है। जैसे कि विवाह है तो उसमें कुछ समझौते भी होते हैं, बस ये कि समाज द्वारा बनाई हुई परिपाटी है कि चलिए दो लोग साथ रहेंगे, महिलाओं के कार्यक्रम ये हैं और पुरुषों के कार्यक्रम ये हैं, ये कार्य करने हैं, एक समाज ने लेखा जोखा बना दिया, उसी को हम परिपाटी को पालन करते आए। हाँ, उसके स्वरूप में बदलाव आया है, पर देखिए उसका प्रेम जैसी उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें अगर प्रेम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है। कम से कम जिस प्रेम की चर्चा साहित्य में है उस प्रेम का तो उससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे के कवियों की व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के जैसे रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, स्वातंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वहां कुछ ढक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काउपर ने किया था। विदेशी रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद किसने किया था? काउपर नामक विद्वान ने किया था। पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहां से प्राप्त करे, ये स्कॉटलैंड के किसानी झोंपड़े में रहने वाले कवि वर्स ने ही दिखाया था कि ठीक है, रूढ़ियों से मुक्त कर सकता है अब बड़ा कवि, लेकिन किसानी झोंपड़े में सामान्य सा कवि वर्ण था, उसी ने दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परख कर देश भाषा की रचनाएं की, जिन्होंने वहां सारे जन समुदाय के हृदय में अपना घर कर लिया। वाल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे ही देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीति काल के अंत में या तो भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहां तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन रही।
फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियां, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न हो गया। काउपर, क्रैब और वर्न्स ने काव्यधारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में और लोक हृदय के ढलाव की नाना यानी बहुत सारी मार्मिक अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य निर्माण में बहुत कुछ यवनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी। अतः उसका साहित्य भी वहां के निवासियों से अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियां हैं वे किसी और देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य ही हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करने रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी बागधारा से कुछ हटासा लगता है। तो वो जो प्राकृत का और अपभ्रंश का हमारा काव्य है वो भी हमारा अपना ही है, क्योंकि वो बाहर से नहीं आया, वो संस्कृत से आया है। पर बाद में क्या हुआ, पंडित और विद्वानों ने नियमों में उसको जकड़ दिया। जैसे केशव का काव्य आप देखते हैं, आचार्यत्व का काव्य, तो उन्होंने इतना उनको नियम और उसमें जकड़ दिया उस काव्य को कि नहीं, इसी तर्ज पर इसी छंदबद्ध रचना करनी है कि जनसाधारण की भावमयी बागधारा से कुछ दूर सा वो जान पड़ता है। पर एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृति पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद होती। यानी जो हमारे गांव में जो लोकगीत प्रचलित थे उनसे अगर वो ग्रहण करती शक्ति तो अधिक सजीव और स्वच्छंद होती, जो कि हो न सका। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बन जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप केशव का काव्य देख सकते हैं। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा के नए नए विषयों को ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्यों के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग और प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले श्रीधर पाठक ने ही दिया। जो आपको हाईलाइट करना है, स्पेशल बात है जो समझना है, वो ये है, ठीक है। मोस्ट स्वच्छंदता का हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु काल के बाद स्वच्छंदता का आभास सर्वप्रथम श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली, मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के कई नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है और राग रागनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा, वैसे ही सुथरे साइयों की सदुकड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया कि जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ठीक है, तो जो एकांतवासी है वो किस तर्ज पे लिखा गया है? ख्याल या लावनी की लय पर लिखा गया है। और जगत सच्चाई सार किस पे लिखा है? सदुकड़ी भाषा के ढंग पर लिखा गया है। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने इस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके सुर ताल पर सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी, ट्रू रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। जिसे आप ट्रू रोमांटिसिज्म की संज्ञा देते हैं, जिसे आप स्वच्छंदतावाद कहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उसके पहले प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक जी ही है। ये यहाँ उदाहरण और प्रमाण सहित स्पष्ट किया है शुक्ल जी ने। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया।
बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्यों के संस्कार के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आ गए और जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीति काल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति पर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मकता मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। क्यों हुआ? द्विवेदी युग की विशेषता इतिवृत्तात्मकता और प्रबंध प्रियता क्यों रही है? अभी भी प्रश्न पूछा हुआ था। क्यों? क्योंकि आग्रह करते थे कि ऐसी भाषा लिखिए, सब कविता को सरल भाषा में कर दीजिए जिससे लोगों के समझ में आए, सीधी सादी लिखिए। लोगों के समझ में तो एकांतवासी योगी भी आ रहा है, पर सीधी सादी लिख दीजिए, सीधा सीधा बोलिए, बिल्कुल भी उसमें वक्रता की, चमत्कार की थोड़ी भी उसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिख डालिए। लय की, ताल की, राग की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो द्वितीय उत्थान के भीतर की हुई। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया हुई वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ पाई। महावीर प्रसाद की द्विवेदी के कारण क्या हुआ? संस्कृत की चीजें लाई डालने लगी, क्योंकि आपको ऑथेंटिक लिखना था, आपको शुद्ध लिखना था, और जब शुद्धता की बात होगी तो बात कहाँ जाएगी? संस्कृत की तरफ लोग मुड़ गए, और ये जो प्रकृति है, ये गानों वाली, एकांतवासी योगी वाली, यह विकसित न हो पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन करने के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यमात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे, कुछ लोग का पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। गिने चुने कवि थे जो स्वच्छंदता और मार्मिकता के स्वाभाविक पथ पर चले। कुछ किधर मुड़ गए? अंग्रेजी साहित्य की ओर मुड़ गए, और कुछ बंगला साहित्य में रविंद्र बाबू की ओर मुड़ गए। अब ये तो हो गई बात। अब पंडित श्रीधर पाठक का द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो कुछ भी वर्णन उन्होंने किया है शुक्ल जी को, उसको भी देख लेते हैं। श्रीधर पाठक एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली में इनकी दूसरी पुस्तक शांत पथिक शांत पथिक गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर के का अनुवाद निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य भी रख देते थे। देखिए ये इनका जो है, आप इसको हाईलाइट कीजिए। मैं थोड़ा सा, बच्चे आ गए थे तो आपको कहना भूल गई, इसको आप हाईलाइट करेंगे। शांत पथिक किसका अनुवाद है? गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर का। ट्रैवलर यात्री, पथिक शांत पथिक, है ना। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम डेस्टेंड विलेज इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। तो ये एक स्पेशल बात हो गई कि उजड़ ग्राम इन्होंने किस में लिखा? ब्रजभाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पदविन्यास भी होता था। ठीक है, ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें कहीं न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पदविन्यास,
वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें न खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। ये छंद देखिएगा। नाना कृपान निज पानी लिए, बपु नील वसन परिधान किए। अब देखिए, मुझे छंद का मतलब वो नहीं है, लय का और छंद का, वो तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ पाऊंगी। गंभीर घोर अभिमान हिए, छाकी परिजात मधुपान किए। छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत। यह मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बाग पात उड़ावत। नंदन प्रसून मकरंद बिंदु, मिश्रित समीर बिन धीर चलावत। अनुप्रास रहित बेचखाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं, इन्होंने लिखे। संध्याटन का यह छंद देखिए, ये भाई आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये पूछा जा सकता है। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, पर मुझे लग रहा है कि ये पूछा जाएगा, है ना। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर से आ रहा था। सद्य उत्फुल्ल अरविंद नवनील सुविशाल नववक्ष पर जा रहा था चढ़ा। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की और रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा की इन पंक्तियों में देखिए। ये सब इनकी कविताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको छायावाद के कवियों को पढ़ाया था, वैसे ही पथिक जी को भी। क्या यार, क्या दिमाग हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं ना, बीच में आ जाते हैं, ध्यान चला जाता है तो कुछ का कुछ बोलते हैं। श्रीधर पाठक जी की रचना में ना, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू वीणा बजा रही है, सुर के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजारें आ रही है। कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्तासी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है। कभी नई तान प्रेम में है, कभी प्रकोपन कभी विनय है। दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेक बानक बना रही है। भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए बदमस्त गत पे सारे। समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू वीणा बजा रही है। ठीक है, ये स्वर्गीय वीणा का हो गया। यह कहाँ आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली के हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। शांत पथक की रचना इन्होंने रोला छंद पे की थी। ध्यान देने योग्य बात है, रास अध्यायी रोला छंद में लिखी हुई है, किसने? नंददास ने। और शांत पथिक रोला छंद में लिखी है, किसने? श्रीधर पाठक ने। इसके आगे और भी बड़े यह दिखा दिया गया है कि सवैये में भी खड़ी बोली की कैसी मधुरता ढल सकती है, मधुरता एक साथ ढल सकती। कहते हैं ना ब्रज भाषा में ये सवैये और वो नहीं, खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। देखिए, इस भारत में वन पावन तू ही तपस्विनियों का तपाश्रय था। शांत पथिक में है ये। जगतत्व की खोज में लग्न यहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा वनवास की तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी की कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आ जाया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल ना हुए हो, अभिव्यंजना के वाग्य वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे ना रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ ही जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे, प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले, देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती है। श्रीधर पाठक का जन्म संवत 1916 और मृत्यु 1985 में हुई थी। और इस बात का उन पर दोषारोपण भी होता है। अभी देखा था माधव प्रसाद जी ने भी उनके बारे में कहा है, इसीलिए कहा है कि आप उसी के बारे में लिखते हो जो भव्य और सुंदर है, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते जो सीधे साधे मनुष्य की आंखों के सामने जो रूप रहता है, जिसमें थोड़ी सी रहता है ना। हमें तो सारे हमेशा सब कुछ सुख में और भव्य नहीं दिख सकता ना जीवन में, उसकी ओर नहीं लिखा, इसलिए इनकी थोड़ी सी आलोचना भी, आलोचना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दो लाइनें इनके बारे में कही हैं, ये मान लीजिएगा।
अब अयोध्या प्रसाद जी उपाध्याय को कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बिटिया रानी जग गई है, कक्षा को यही समाप्त करते हैं। फिर भी काफ़ी देर सो ली, काफ़ी अच्छा 40 से 45 मिनट का वीडियो उसने करवा दिया, उसके लिए वो भी धन्यवाद की पात्र। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ जो बच्चे प्रतिदिन वीडियो को लाइक करते हैं, अपने मित्रों को मेरे चैनल के बारे में बताते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, वो सब भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिएगा अपने इस YouTube परिवार के प्रति। और धीरे धीरे हमारा ये जो परिवार है, छोटा सा एक परिवार है, धीरे धीरे इसमें संख्या वृद्धि होती जा रही है। हमारा परिवार आकार लेने लग गया है, सदस्य संख्या बढ़ रही है, तो थोड़ा सा अच्छा मुझे भी महसूस हो रहा है। तो मुझे अच्छा फील करवाने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। मिलती हूँ कल इसके नई धारा के द्वितीय उत्थान के अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।